कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही मजबूत भारी भरकम दरवाजा है। कोई उस दरवाजे पर पूरी ताकत से धक्का मारता है, बड़ी बड़ी मशीनों से टकराता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। बिल्कुल, वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। हाँ, और फिर एक व्यक्ति आता है, दरवाजे के ताले में एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बिल्कुल सही आकार की चाबी डालता है और वो भारी दरवाजा एक झटके में खुल जाता है। अरे वाह! तो ये कोई जासूसी कहानी नहीं है। 19वीं सदी के अंत में विज्ञान की दुनिया में ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा था। आज के इस डीप डाइव में हम क्वांटम मैकेनिक्स की उस बुनियाद को समझने वाले हैं जिसने क्लासिकल फिजिक्स की सदियों पुरानी मान्यताओं को जड़ से हिला दिया था। सही बात है। अगले 15 मिनटों में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उस ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाएंगे जिसने वैज्ञानिकों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि प्रकाश सिर्फ एक लहर नहीं है बल्कि कणों यानी पार्टिकल्स की तरह भी व्यवहार कर सकता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ कुछ पुराने प्रयोगों या जटिल फॉर्मूलों की बात नहीं करने वाले हैं। हम उस दौर की वैज्ञानिक सोच के भीतर जाएंगे। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय प्रकाश को पूरी तरह से एक कंटिन्यूअस वेव, लगातार बहने वाली तरंग माना जाता था, और फिर अचानक एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के नतीजों ने उस पूरी समझ को पलट कर रख दिया। मतलब सब कुछ बदल गया। हाँ, कैसे एक छोटी सी घटना ने पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। यही आज की चर्चा का असली रोमांच है। तो चलिए इस रहस्य के परतों को खोलते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। जब हम ये शब्द बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में असल में क्या घटित हो रहा होता है? इसे एक बहुत ही सरल दृश्य के रूप में देखा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक धातु यानी मेटल की प्लेट रखी हुई है। ओके। अच्छा, मतलब लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर। बिल्कुल। प्रकाश के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह बाहर इजेक्ट होने की इस पूरी प्रक्रिया को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। राइट। इसे समझने के लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक गाड़ी किसी बड़ी इमारत की अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी है। हाँ, अच्छी एनालॉजी है। अब उस गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालना है, तो एग्जिट गेट पर लगे बैरियर को पार करने के लिए एक न्यूनतम टोल टैक्स चुकाना ही पड़ता है। अगर वो मिनिमम अमाउंट नहीं दिया गया तो बैरियर नहीं खुलेगा और गाड़ी किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आ सकती। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल वैसे ही किसी धातु के अंदर मजबूती से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है। मैं सोच रही थी कि क्या भौतिक विज्ञान की भाषा में इसी न्यूनतम ऊर्जा को वर्क फंक्शन कहा जाता है, जिसे हम फाई सिंबल से दर्शाते हैं? हाँ, ये एकदम सटीक और बहुत ही शानदार एनालॉजी है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो हर अलग अलग मेटल का अपना एक फिक्स्ड वर्क फंक्शन होता है। मतलब हर मेटल का अलग रूल। बिल्कुल, जैसे हर पार्किंग लॉट का नियम अलग होता है ना। किसी जगह का टोल 50 रुपए हो सकता है तो किसी पॉश इलाके की पार्किंग का 100 रुपए। वैसे ही कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग ऊर्जा चाहिए और सोडियम के लिए अलग। राइट। इलेक्ट्रॉन्स तभी बाहर आएगा जब टकराने वाली रोशनी में कम से कम उस धातु के वर्क फंक्शन के बराबर की ऊर्जा हो। और जो इलेक्ट्रॉन्स ये टोल चुकाकर बाहर निकल आते हैं, उनके पास बची हुई जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है वो उनकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा बचा वो काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और इस ऊर्जा को नापने के लिए विज्ञान में स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिसे VS लिखा जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स के सामने कोई दीवार खड़ी की जा रही हो। एकदम सही पकड़ा। जब इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर छलांग लगाता है तो वो बहुत तेजी से भागता है। अब मान लीजिए कि सामने से एक रिवर्स वोल्टेज लगा दिया जाए, एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज जो उस तेजी से आते हुए इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर पूरी तरह से रोक दे। लाइक अ ब्रेक की तरह? हाँ, बिल्कुल ब्रेक की तरह। वो मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जो सर्किट में बहने वाले फोटो करंट को बिल्कुल जीरो कर दे, मतलब सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसे एक बहुत ही सीधे गणितीय फॉर्मूले से जोड़ा जाता है, Kmax = EVS। ओके, तो अगर मैं इसे डिकोड करूं तो इसका मतलब है कि बाहर निकले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Kmax बराबर है इलेक्ट्रॉन के चार्ज E और स्टॉपिंग पोटेंशियल VS के गुणनफल के। एकदम सही।
चलिए इसे एक छोटे से प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं, जैसे अक्सर क्लासरूम्स में समझाया जाता है। मान लीजिए कि प्रयोगशाला में किसी प्रयोग के दौरान स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट मापा गया। ठीक है, 2 वोल्ट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बाहर निकलने वाले उस सबसे तेज इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सीधा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सीधा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, यहाँ ऊर्जा को मापने के लिए जूल्स की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक दुनिया में यह यूनिट बहुत ज्यादा सहज और कैलकुलेशन में आसान होती है। यहाँ तक तो कहानी बहुत ही लॉजिकल और स्पष्ट लग रही है। लाइट आई, मेटल पर गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और एक रिवर्स वोल्टेज लगाकर हमने उसकी ऊर्जा नाप ली। बिल्कुल आसान है। लेकिन विज्ञान में असली मजा तो तब आता है जब चीजें उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती। हाँ, वही तो टर्निंग पॉइंट होता है। तो अगर पुरानी क्लासिकल वेव थ्योरी की बात करें, जो मानती थी कि प्रकाश समुद्र की लहरों जैसी एक कंटिन्यूअस वेव है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर प्रकाश एक लहर है तो रोशनी की चमक यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर वो लहर और ज्यादा ऊंची और ताकतवर हो जानी चाहिए, और एक बड़ी लहर को इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से धक्का देना चाहिए। मतलब जितनी तेज चमक उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए। क्या उस समय के वैज्ञानिक ऐसा नहीं सोच रहे थे? सोच रहे थे, बिल्कुल सोच रहे थे। और यहीं पर आकर पूरी क्लासिकल वेव थ्योरी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 19वीं सदी के अंत में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जैसे महान वैज्ञानिकों के काम के बाद हर कोई पूरी तरह आश्वस्त था कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। राइट। और तर्क बिल्कुल वही था जो आपने अभी दिया कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है लहर का एम्पलीट्यूड बढ़ना, यानी ज्यादा ताकतवर लहर। लेकिन जब लैब्स में असल प्रयोग किए गए तो जो नतीजे सामने आए उन्होंने भौतिक विज्ञान की बुनियाद हिला दी। क्लासिकल वेव थ्योरी 3 बहुत ही बुनियादी जगहों पर पूरी तरह फेल हो गई। तो चलिए उन 3 बड़ी विफलताओं को एक एक करके समझते हैं। पहली समस्या क्या थी जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी? पहली और सबसे चौंकाने वाली बात थी इंटेंसिटी प्रॉब्लम। जैसा कि वेव थ्योरी कहती थी, तेज चमक वाली रोशनी का मतलब था ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रकाश की इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। वेट, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। चाहे एक छोटा सा बल्ब जलाया जाए या एक साथ 100 बड़े हैलोजन बल्ब जला दिए जाएं, अगर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ निकल रहा था तो वो 100 बल्ब जलाने पर भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ही निकलेगा। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब अगर हम वापस अपने पार्किंग वाले उदाहरण पर जाएं, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि बैरियर पर चमक बढ़ाने से ज्यादा गाड़ियां बाहर आ रही हैं, लेकिन किसी भी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही। लहर की ताकत बढ़ाने पर भी धक्का उतना ही लग रहा है। एकदम सही एनालॉजी। और वेव थ्योरी की दूसरी विफलता क्या थी? अगर चमक काम नहीं कर रही तो शायद समय काम कर जाए। मेरा मतलब है कि अगर एक छोटी लहर बार बार टकराती रहे तो धीरे धीरे ऊर्जा जमा होनी चाहिए ना? बेहतरीन लॉजिक। क्लासिकल वेव थ्योरी का भी ठीक यही मानना था कि ऊर्जा लगातार बहती है। इस सोच के अनुसार अगर किसी मेटल पर बहुत ही कमजोर रोशनी डाली जाए तो धीरे धीरे कुछ घंटों या दिनों में इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को सोखकर जमा कर लेगा। हाँ, मेक सेंस। और जब ऊर्जा वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी तब वो बाहर निकल जाएगा। इसे फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम कहा गया, क्योंकि असलियत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नहीं, प्रयोगों में देखा गया कि ऊर्जा का जमा होना जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बल्कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसे न्यू थी कहते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है। अगर प्रकाश की फ्रीक्वेंसी इस न्यू थी से कम है तो चाहे कितनी भी चमकदार रोशनी इस्तेमाल की जाए और उसे कितने भी सालों तक मेटल पर क्यों ना डाला जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ऊर्जा जमा करने का कंसेप्ट पूरी तरह गलत साबित हुआ। और अगर ऊर्जा जमा नहीं हो रही है तो तीसरी प्रॉब्लम शायद समय से जुड़ी होगी, क्योंकि लहरों को ऊर्जा ट्रांसफर करने में कुछ तो वक्त लगना चाहिए। हाँ, तीसरी विफलता थी टाइम डिले प्रॉब्लम। वेव थियरी के अनुसार एक कमजोर लहर को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लायक ऊर्जा ट्रांसफर करने में कुछ समय लगना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में जो देखा गया वो जादू से कम नहीं था। क्या हुआ? जैसे ही रोशनी मेटल पर गिरती है, इलेक्ट्रॉन का बाहर आना एकदम तुरंत यानी इंस्टेंटेनियस होता है। इसमें 0 सेकंड की देरी होती है। लाइट गिरी
और इलेक्ट्रॉन बाहर। 10 की पावर -9 सेकंड से भी कम समय। वाओ, यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। इंटेंसिटी यानी चमक बढ़ाने से ऊर्जा नहीं बढ़ती, कमजोर रोशनी की ऊर्जा जमा नहीं होती और समय बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल। क्लासिकल फिजिक्स तो पूरी तरह से अंधकार में थी, सब कुछ उलट-पुलट हो गया था। तो फिर इस इतने बड़े रहस्य को आखिर सुलझाया कैसे गया? इस अंधकार में प्रकाश किसने डाला? इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए दो बहुत ही जीनियस दिमागों के काम को एक साथ आना पड़ा, मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन। सबसे पहले साल 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दुनिया को बताया कि ऊर्जा समुद्र की लहरों की तरह लगातार नहीं बहती, बल्कि ये छोटे-छोटे पैकेट्स या बंडल्स में चलती है। पैकेट्स में? हाँ, ऊर्जा के इन असतत पैकेट्स को क्वांटा या फोटॉन्स कहा गया। प्लैंक ने यह भी बताया कि एक सिंगल फोटॉन की ऊर्जा प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। उन्होंने इसका एक सीधा फॉर्मूला दिया, E=hν, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है और ν उस प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है। और फिर 1905 में आइंस्टीन ने प्लैंक के इस कॉन्सेप्ट को उठाया और उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर लागू कर दिया। आइंस्टीन ने एक ऐसा नियम दिया जिसे हम उनका गोल्डन रूल कह सकते हैं, और इसी नियम ने सब कुछ बदल दिया। राइट। वो नियम था कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में ठीक एक ही फोटॉन को सोख सकता है। बिल्कुल सटीक, सिर्फ एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का आमना सामना। इस एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन के नियम के आधार पर आइंस्टीन ने उन तीनों पुरानी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा दिया। अगर मैं इसे अपनी पार्किंग वाली एनालॉजी से जोड़कर देखूं तो ये बहुत ही आसानी से समझ आता है। मान लीजिए कि पार्किंग का टोल टैक्स 50 रुपए है, जो हमारा वर्क फंक्शन है। ठीक है। टोन्स हैं वो 20-20 रुपए के नोट हैं, मतलब कम फ्रीक्वेंसी। और आइंस्टाइन का नियम ये है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही नोट दे सकते हैं और ऊर्जा जमा नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो चाहे आप गेट पर खड़े रहकर 20-20 रुपए के कितने भी नोट क्यों ना फेंकते रहें, यानी इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना बढ़ा ले, बैरियर नहीं खुलेगा। क्या बात है। यही कारण है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना अनिवार्य है। फोटॉन का वो नोट कम से कम 50 रुपए का होना ही चाहिए। राइट। अगर एक अकेले फोटॉन में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व। और इंटेंसिटी प्रॉब्लम, जहां चमक बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी। क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकाश की चमक या इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब लहर को बड़ा करना नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि उन प्रकाश में फोटॉन्स की संख्या बढ़ा देना, यानी 50 रुपए के ज्यादा नोट भेजना। ओके, ज्यादा नोट्स। हाँ, जब ज्यादा फोटॉन्स मेटल पर गिरेंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और सर्किट में बहने वाला करंट बढ़ जाएगा। हाँ। लेकिन हर एक अकेले इलेक्ट्रॉन को तो अभी भी एक ही फोटॉन मिल रहा है ना। हाँ, रूल तो वही है। इसलिए उस एक अकेले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। इंटेंसिटी से करंट पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं। ये लॉजिक वाकई में बहुत खूबसूरत है। और तीसरी प्रॉब्लम जो टाइम डिले की थी, वो भी इसी से हल हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का ये इंटरैक्शन किसी लहर के धीरे धीरे टकराने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक पार्टिकल टू पार्टिकल कोलिजन की तरह है, जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर सीधे गोटी से टकराता है। एकदम सही। इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एक ही झटके में पूरी तरह सोख लेता है। या तो उस एक फोटॉन में ऊर्जा पर्याप्त होगी और इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाएगा, या ऊर्जा कम होगी और इलेक्ट्रॉन तुरंत उस ऊर्जा को अंदर ही किसी और टकराव में खो देगा। तो जमा होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, ऊर्जा के जमा होने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया इंस्टेंटेनियस होती है। आइंस्टाइन ने सिर्फ प्रकाश को देखने का नजरिया बदला, उसे तरंग से कण यानी पार्टिकल बना दिया और सारी उलझनें सुलझ गईं। ये विज्ञान के इतिहास के सबसे बड़े आहा मोमेंट्स में से एक है। और इसी क्रांतिकारी विचार को गणितीय रूप देने के लिए आइंस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। ये इक्वेशन देखने में जितनी साधारण लगती है, असल में ये ऊर्जा के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक बहुत ही सुंदर और सरल रूप है। वो इक्वेशन क्या है? समीकरण है Kmax = hν-φ, यानी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है आने वाले फोटॉन की कुल ऊर्जा hν माइनस उस ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यानी वर्क फंक्शन φ में खर्च हो गई। मतलब कुल कमाई में से टोल टैक्स घटा दो, जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी है। बिल्कुल। और यहाँ एक बेहद हैरान करने वाला तथ्य शेयर करना जरूरी है।
अक्सर दुनिया भर में लोगों को लगता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को उनका नोबेल पुरस्कार उनके सबसे मशहूर फॉर्मूला E=mc² या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ। उन्हें साल 1921 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज और उनके इस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के कंसेप्ट के लिए मिला था। ये बात बताती है कि क्लासिकल फिजिक्स को गलत साबित करना उस समय कितना बड़ा कदम था। ये सच में एक क्लासिक मिसकंसेप्शन है जिसे दूर करना जरूरी था। नोबेल कमेटी भी रिलेटिविटी को लेकर थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सबूत इतने पुख्ता थे कि इसे नकारा नहीं जा सकता था। बिल्कुल। अब अगर हम इस थ्योरी को थोड़ा उन लोगों के नजरिए से देखें जो विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो इस विषय से जुड़े कुछ ग्राफ्स और गणितीय कैलकुलेशंस बहुत ही दिलचस्प होते हैं। हाँ, विज्ञान में कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करने के लिए ग्राफ्स बहुत जरूरी हैं। अगर हम आइंस्टाइन की इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो वो कैसा दिखेगा? आइंस्टाइन की इक्वेशन Kmax = hν phi को ध्यान से देखें। ये गणित में सीधी रेखा वाली इक्वेशन y = mx + c के बिल्कुल समतुल्य है। ओके। अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Kmax को y एक्सिस पर रखें और प्रकाश की फ्रीक्वेंसी ν को x एक्सिस पर रखें, तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। इस ग्राफ की जो ढलान होती है, जिसे स्लोप कहते हैं, वो हमेशा प्लैंक कांस्टेंट h के बराबर होती है। इसका मतलब है कि हम चाहें कॉपर का इस्तेमाल करें या सोडियम का या किसी भी अन्य धातु का, ग्राफ की ढलान कभी नहीं बदलेगी। यही तो इस ग्राफ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ की लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा क्योंकि सबका वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन उनका स्लोप ब्रह्मांड के हर हिस्से में h ही रहेगा। अरे वाह, ये प्रकृति का एक यूनिवर्सल फिंगरप्रिंट है। और इसी तरह अगर हम Kmax की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ बनाएं, क्योंकि Kmax = EVS होता है, तो समीकरण Vs = h/e ν - phi/e बन जाती है। इस मामले में ग्राफ का स्लोप h/e हो जाता है। एग्जाम्स में अक्सर इसी स्लोप की वैल्यू देकर सीधे h या e की वैल्यू कैलकुलेट करवाई जाती है। ये तो बिना लंबी कैलकुलेशन के सीधे जवाब तक पहुंचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। स्लोप देखा और सीधा कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जब हम प्लैंक कांस्टेंट 10⁻⁻34 और प्रकाश की गति 10⁸ जैसी वैल्यूज के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो मैन्युअली गुणा भाग करना बहुत समय ले सकता है। इसके लिए भी क्या विज्ञान की दुनिया में कोई स्मार्ट तरीका है? बिल्कुल है। अक्सर किसी भी सोर्स से प्रति सेकंड टकराने वाले फोटॉन्स की संख्या निकालने के लिए एक सीधा लॉजिकल फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। nt = power/hν। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि टोटल पावर को एक अकेले फोटॉन की ऊर्जा से भाग दे दें, तो कुल फोटॉन्स की संख्या मिल जाएगी। अच्छा, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। हाँ, और जहां तक बड़े कैलकुलेशंस की बात है, तो ऊर्जा निकालते समय hc यानी प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट का गुणनफल की वैल्यू को बार बार कैलकुलेट करने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। वो क्या है? hc की वैल्यू को सीधा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम मान लिया जाता है। अगर प्रयोग में प्रकाश की वेवलेंथ नैनोमीटर में दी गई है, तो इसे 1140 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बड़े बड़े और डरावने दिखने वाले न्यूमेरिकल्स बिना ज्यादा समय गवाए चंद सेकंड्स में हल हो जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जब यूनिट्स का सही कन्वर्जन समझ आ जाए, तो जटिल गणित भी एक लॉजिकल और आसान टूल बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस पूरी चर्चा के धागों को अगर एक साथ पिरोया जाए, तो कहानी का निचोड़ कुछ यूं निकलता है। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वो अद्भुत प्रक्रिया है जहां प्रकाश के टकराने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर निकल आते हैं। और दूसरी बात, इस पूरी प्रक्रिया के होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है, जिसे वर्क फंक्शन कहा जाता है, जो हर धातु की एक अलग अलग पहचान या प्रॉपर्टी है। राइट। तीसरी बात, प्रकाश की पुरानी क्लासिकल वेव थ्योरी इस पूरी घटना को समझाने में पूरी तरह नाकाम रही। वो न तो इंटेंसिटी के प्रभाव न होने को समझा पाई, न थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अनिवार्यता को, और न ही टाइम डिले के न होने को। चौथी बात, इस पहेली को सुलझाया आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके। उन्होंने प्रकाश को फोटॉन्स माना और एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का वो नियम दिया जिसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया।
और पांचवी बात इस पूरी घटना का दिल है, आइंस्टाइन की वो खूबसूरत इक्वेशन k max = h nu - phi, जो असल में ऊर्जा के संरक्षण का ही रूप है और जिसके आधार पर विज्ञान के कई गहरे ग्राफ्स और कैलकुलेशंस टिके हैं। बिल्कुल। तो इन कंसेप्ट्स को और पक्का करने के लिए जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचने वाले कंसेप्चुअल सवाल जिन पर आराम से विचार किया जा सकता है। पहला सवाल, यदि किसी प्रयोग में हम प्रकाश की केवल इंटेंसिटी यानी चमक को बढ़ाते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं करते, तो धातु से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और दूसरा कंसेप्चुअल सवाल, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को सफलतापूर्वक बाहर निकालने के लिए एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना क्यों अनिवार्य है? और अगर गिरने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशहोल्ड से कम रह जाए तो क्या होगा? और तीसरा सवाल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो उस ग्राफ का स्लोप भौतिक विज्ञान के किन स्थिरांकों यानी कॉन्स्टेंट्स को दर्शाता है? इन सवालों के जवाब आज के इस चर्चा में ही पूरी तरह रचे बसे हैं। अब इस विषय को समेटते हुए मैं एक उत्तेजक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज हमने देखा कि प्रकाश, जिसे सदियों से निर्विवाद रूप से केवल एक लहर माना जाता था, वो फोटॉन्स के रूप में ठोस कणों की तरह भी व्यवहार कर सकता है। हाँ। प्रकृति के इस दोहरे चरित्र को देखकर क्या ये सवाल नहीं उठता कि क्या इसका उल्टा भी संभव है? अगर प्रकाश जैसी अमूर्त तरंग ठोस कणों की तरह व्यवहार कर सकती है, तो क्या यह संभव है कि हमारे आसपास के ठोस पदार्थ या खुद इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स भी अंतरिक्ष में यात्रा करते समय एक तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं? वाह, ये तो वास्तविकता के फैब्रिक और ब्रह्मांड के नियमों पर ही सवाल उठाने जैसी बात हो गई। मैटर वेव्स का ये विचार सच में दिमाग को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमारी आज की ये डीप डाइव समाप्त होती है। इस सवाल पर विचार करें और विज्ञान के चमत्कारों को अपनी नज़रों से देखते रहें।